हम्म। जन्म दिन। ये सब हो गया था आप लोग का। कहाँ तक करा दिए थे? यहाँ से पढ़ा था, यही से पढ़ाना था। केंद्र तक हो गया था ना सबको पढ़ाई। अब देखिए यहाँ पर गुणसूत्र। गुणसूत्र या उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। इस तरह का इसका डायग्राम होता है। तुम इंग्लिश में करेंगे, इंग्लिश में तुम इंग्लिश में देखिए। सामान्य कोशिका के केंद्रक में क्रोमोसोम एक महीन, लंबे तथा अत्यधिक क्या होती है, कुंडलित धागे के रूप में दिखाई देते हैं, चाहे दिखते हैं। कोशिका विभाजन के समय यह स्पष्ट दिखाई देते हैं। जब कोशिका विभाजन होती है, हमने कोशिका विभाजन पढ़ाया आप लोग का है, जब कोशिका विभाजन होती है तो हमें क्या दिखती है, स्पष्ट दिखाई देती है। सामान्यतः क्रोमोसोम बेलनाकार होते हैं। कैसे होते हैं? बेलनाकार होते हैं। गुणसूत्र की खोज किसने किया था? वाल्डेयर। किसने किया था? वाल्डेयर साहब ने किए थे। प्रत्येक कोशिका, बोलना नहीं बीच में। गुणसूत्र के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं गुणसूत्र के? 3। पहला पेलिकल, दूसरा मैट्रिक्स और तीसरा क्या होता है? क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स, ये 3 भाग होते हैं जो देखो यहाँ चित्र में दर्शाया गया है ना, है ना। तो क्या होता है? क्रोमैटिड्स। देखो ये दिख रहा है 3 भाग, दिख रहा है किताब में है आप लोग का डायग्राम। उसके बाद देखिए तीनों का काम क्या क्या है। पहला जो है क्रोमोसोम का सबसे बाहरी जो आवरण होता है उसको क्या कहते हैं हम? पेलिकल। तो याद रखिएगा, क्रोमोसोम का सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? पेलिकल कहा जाता है। दूसरा है मैट्रिक्स। पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग, पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। और मैट्रिक में क्रोमोसोम की पूरी लंबाई में 2 क्या होते हैं? 2 समांतर कुंडलित धागे के समान रचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिड्स कहते हैं। तो दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए थोड़ा सा, प्रत्येक क्रोमैटिड्स में 2 या 2 से अधिक अत्यंत महीन कुंडली धागे के समान रचनाएं होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्रोमोनीमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्रोमोनीमेटा। क्रोमेटिड डीएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला। क्रोमेटिड डीएनए किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? डीएनए और प्रोटीन का। डीएनए हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है ना। बताएंगे इसके बारे में भी। क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम कहाँ होते हैं? हम सेल के बताए थे, सेल होता है वो। केंद्रक क्या होता है? केंद्रक के अंदर। कौन? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है? डीएनए केंद्रक के अंदर होता है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। याद रखिएगा, सेल के केंद्रक में क्या होता है? क्रोमोसोम। क्या होता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए। क्या होता है? डीएनए। तो क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में। और डीएनए कहाँ पाते हैं? क्रोमोसोम में। याद रहेगा। डीएनए के अंदर जीन पाए जाते हैं और डीएनए के अंदर क्या पाए जाते हैं? जीन। सुनिएगा ध्यान से, क्रोमेटिड डीएनए तथा प्रोटीन के बना होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाया जाता है। क्रोमोसोम कहाँ होता है? केंद्रक के अंदर। और क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए। और डीएनए के अंदर जीन।
कोई दिक्कत? पहला स्टेप केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन, याद रहेगा ना। जीन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं, जो हम लोग को लक्षण आता है हम लोग के अंदर जो, अच्छा आप लोग के अंदर जो अवेलेबल है वो किसके है? माता पिता का है। तो माता पिता गुण किसके माध्यम से आता है? ये किसके आता है? जीन के। जीन पर माता पिता क्या होते हैं? गुण पाए जाते हैं। अतः जीन में ही अनुवंशिक के आधार होते हैं। अनुवंशिक मतलब होता है आपका मम्मी का गुण, पापा का गुण आपके अंदर अवेलेबल है, वो अनुवंशिक गुण कहलाता है ना। तो अनुवंशिक गुण किसके कारण आता है? ये जीन के कारण ही होता है। किसके द्वारा आता है? माता पिता के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। एक बहुत ही बड़ा पॉइंट होता है। क्या बोलूं? उसको बता दीजिए, उसको बोलो, लेटर बता दीजिए ना, ये वाला सामने। क्या लगा रहा है? ठीक तो है रात, तो ठीक तो है वहां पर, क्या पता, लाइट, कोई लाइट का प्रकाश आ रहा है वहां पर। इन्फेक्शन आ रहा है यहाँ पर। कम करके देखो तो थोड़ा सा, ठीक है। चल देखिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए, मैं बताया था क्रोमोसोम में सभी की संख्या अलग अलग होती है। जीवाणु में कितने होते हैं क्रोमोसोम? एक। प्याज में, टमाटर में, नींबू में, आलू में, तंबाकू में, टमाटर, मटर में, मक्का में, मेढक में, मानव में, चिंपैंजी में, एगो टेरिडोफाइट्स में 1600 होता है, सबसे ज्यादा ना। तो कुछ आप लोग का कुछ याद कर लीजिएगा इसको आराम से, मरा है ना। अब देखिए यहाँ आते हैं हम लोग किसमें? डीएनए। किसमें? डीएनए। पहला अपन का पढ़ना डीएनए। जब फुल फॉर्म यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, रिमेम्बर कर लीजिए आप लोग। यह कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्टा में पाया जाता है। इसके श्रृंखला को क्या कहते हैं हम लोग? पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। डीएनए के एक फेरा, कितना फेरा? एक फेरा, जिसको क्या कहते हैं? टर्म इंग्लिश में, की लंबाई कितनी होती है? 34 अस्ट्रम। क्या होती है? 34 अस्ट्रम पढ़ते उसको है, जिसको थोड़ा ऊपर ले दिएगा, ऐसे लिखा था अस्ट्रम, मिस्टेक से नीचे हो गया ना, ये ऊपर होता है 0, ठीक है। एक फेरा, एक फेरा किसको कहते हैं? तो बता रहे हैं नीचे हम। अरे ऐसे होता है डीएनए, ऐसे बताए थे, टेढ़ा बन जा रहा है हमसे। और मान लो ऐसे, ऐसे होता है ना डीएनए। डीएनए के एक फेरा में कितने होते हैं? कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने होते हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं एक फेरा में। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है? अभी जो ऐसे बनाए हैं हम, ऐसे ऐसे जो बीच में जो ये लाइन दे रहा है आपको हम, पतला पतला, इसकी बीच की जो दूरी होती है ना, इसकी बीच की दूरी कितनी होती है? 3.4, बहुत कम होता है, अस्ट्रम होता है। डीएनए की रचना डबल स्ट्रक्चर में होती है। देखो डबल स्ट्रक्चर है, इधर से भी है तो इधर से भी है डबल स्ट्रक्चर, तो डबल स्ट्रक्चर में होती है। जिसकी खोज किसने किया था? डीएनए खोज किसने किया था?
वाटसन और क्रिक ने, किसने किया था? वाटसन एंड क्रिक ने किया था। एडेनाइन और थायोमिन में डबल हाइड्रोजन होता है, डबल हाइड्रोजन होता है। याद रहेगा नहीं साहब? इसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। कितना डबल होता है? डबल बॉन्ड। कितने बॉन्ड? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब क्या? इस तरह का जो हमने बताया अभी, ये डबल बॉन्ड है। अगर एक लाइन हटा देंगे, ये वाला हो गया सिंगल बॉन्ड। क्या हो गया? सिंगल। ये क्या हो गया? डबल। याद रहेगा ना? डीएनए में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। इस तरह का देखो स्ट्रक्चर है ही, डीएनए स्ट्रक्चर है ही, डीएनए स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना? इसमें हम लोग पूरा एकदम जनरेशन इसी में होता है, पूरा शामिल डीएनए। इतना बड़ा नहीं होता है, बहुत बारीक बारीक होता है, एकदम धागे के समान पतला, एकदम नहीं, जिसको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, इसे दिखाई देता नहीं है। सुना रहा है ना? इस तरह का देखो डबल बॉन्ड है ना इसका, इस तरह का। इधर से बंद है, बंद है, दोनों तरफ से बंद है, देख रहे हैं ना? डबल बॉन्ड है। अब बीच वाला लाइन देख रहे हैं आप लोग, बीच की दूरी कितना बताया हम? 3.4 एस्ट्रॉम इन बताया। याद रहेगा ना? ये स्ट्रक्चर बनना आएगा, आसान तो है, ज्यादा भारी तो नहीं स्ट्रक्चर है। अब देखिए आरएनए क्या आता है उसमें। अब आरएनए जो फुल फॉर्म वहां पर लिखा हुआ है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस एसिड लिखा हुआ है। देखिए इसको, आरएनए की रचना सिंगल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है इसका? सिंगल स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है? सिंगल। उसमें क्या था? डबल। इसमें क्या है? सिंगल। इसमें ऐसा रहेगा, देख लीजिए इस तरह का। अब घिर गया तो क्या हो गया? डबल। क्या हो जाएगा? घिर जाएगा तो डबल। सिंगल है तो क्या हो जाएगा? आरएनए। डबल होगा तो क्या हो जाएगा? डीएनए। तो दिक्कत नहीं ना है इसमें। अब इसकी राइबोसोम शुगर पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? राइबोस शुगर पाया जाता है। इसमें निट्रोजन बस में एनिमिन गैनिन साइटोसिन होता है, लेकिन थाइमिन के स्थान पर क्या होता है इसमें? थाइमिन के स्थान पर क्या होता है? एरिसिल होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है। यह क्या करती है? प्रोटीन संश्लेषण जब होता है तो यह क्या करती है? मदद करती है। डीएनए के प्रकार, डीएनए 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? mRNA, एगो tRNA और एक तो RNA। अब देखिए इसको क्या क्या करता है तीनों से। एम जो आरएनए होता है, जिसको हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर मतलब मैसेज भेजने वाला, संदेश भेजने वाला, मैसेंजर आरएनए। तो आपको उसका मतलब से समझ, फुल फॉर्म से ही समझ में आ रहा होगा आपको कि क्या कहना चाहता है ऐसे। यह एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड अवयव की पहचान करता है। क्या करता है? अवयव की पहचान करता है। गलती कुछ लिखा गया क्या? अवयव होना चाहिए था अपनी। अवयव की पहचान करता है और उसे एक क्रम में क्या करता है? सजाता है। एक क्रम में सजा देता है। इसे mRNA का यही काम है। दूसरा इसका दूसरा पॉइंट है इसका tRNA। दूसरा क्या था? tRNA, जिससे क्या होता है? ट्रांसफर। क्या होता है? ट्रांसफर। मैसेंजर था, ये क्या है? ट्रांसफर है। तो यह एमिनो एसिड का परिवहन कर क्या बनाता है? राइबोसोम तक पहुंचाता है। राइबोसोम पढ़ाए आप लोग को है? राइबोसोम कहाँ बनता है? भूल गए? कहाँ बनता है राइबोसोम? किसी काम चलेगा? देखिए घर से पढ़ कर बोले थे ना कल हम जी आप लोग को। तो देखिए अब क्या करता है ऐसे, एमिनो एसिड का परिवहन कर, परिवहन मतलब ले आना होता है ना, परिवहन मतलब परिवहन कर क्या करता है? राइबोसोम तक
लाता है। आरएनए, सुनिए ध्यान से, आरएनए, MTR, आरएनए क्या होता है? रिबोसोम आरएनए इसको बोलते हैं। यह प्रोटीन निर्माण करता है। क्या बनाता है? यह प्रोटीन निर्माण करता है। ये क्या करता है? एमिनो एसिड परिवहन का राइबोसोम तक पहुंचाता है। और प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? आरएनए करता है। डीएनए से आरएनए बनना, डीएनए से आरएनए बनेगा तो क्या कहिए उसको? ट्रांसक्रिप्शन कहिएगा। क्या कहिएगा? ट्रांसक्रिप्शन कहिएगा इसको। और आरएनए से पुनः डीएनए बनेगा। इधर से इधर जाएगा, फिर इधर से इधर भी तो आएगा, तो उसको क्या कहिएगा? बना लेना। क्या कहता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो दिक्कत, डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से भी डीएनए बनेगा, दोनों का नाम अलग अलग है। रिवर्स मतलब पीछे आ जाना और ट्रांसक्रिप्शन मतलब आगे बढ़ जाना, ठीक ना। डीएनए से आरएनए बनेगा, क्या पढ़िएगा? ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से आरएनए से डीएनए बनेगा तो क्या पढ़िएगा? रिवर्स। तो दिक्कत, हालांकि बहुत ज्यादा हो गया आप लोग के लिए। आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है? आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। याद रहेगा ना? एक बार थोड़ा घर पर जाकर रीडिंग कर लीजिएगा तो अच्छा समझ में आ जाएगा आप लोग। देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है, किसका स्ट्रक्चर है? आरएनए का। किसका है? आरएनए का। यही में डबल हो क्या हो जाएगा? डीएनए का। अगर इसको हम ऐसे कर दे, ऐसे कर दे तो क्या हो जाएगा? ये डीएनए हो गया। और एक हटा दे तो क्या हो जाएगा? आरएनए। तो पहचान लो आराम से। अब बीच वाला क्या बोलते हैं? वाला लाइन क्या बोलते हैं? 2 मिनट खत्म कहानी है। अभी ना पढ़ाए आप लोग को हम। देखिए तो बताया ना अभी हम जी शुरू में। देखिए यहाँ पर यहाँ बताया था ना आप लोग को, डीएनए फेरे तो टर्म की लंबाई इतनी होती है। स्टर्म क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? जो श्रृंखला होता है उसका ऐसे ऐसे, उसको क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। याद रहेगा ना? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। याद नहीं रखते आप लोग हैं, उसकी बात तनी याद रखो। अब आते हैं हम लोग किसके? ये हो गया आप लोग का? हाँ ये तो हो गया। अब पढ़ते हैं हम लोग किसके बारे में? लास्ट टॉपिक है ही, केंद्र की रचना के आधार पर, केंद्र की रचना के आधार पर, केंद्र की रचना के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है? आधार पर कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है? 2 प्रकार की होती है। पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। हम लोग किस में आते हैं? हम लोग किसमें आते हैं? हम लोग इसमें आते हैं। और जीव जंतु जंतु जीवाणु सब किसमें आते हैं? सूक्ष्म जीवाणु किसमें आते हैं? प्रोकैरियोटिक। वही पढ़ना आप लोगों को है। इसमें कैसे कैसे आते हैं देखिए ध्यान से। पहला क्या पढ़ना आपको है? प्रोकैरियोटिक। क्या पढ़ना है? प्रोकैरियोटिक। इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। कोशिका के सभी अंग, कोशिका आपको पढ़ा है कोशिका अंग कौन सी होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सब होता है ना। अंतःपर्दजल का, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम पढ़ा नहीं सब है? तो बहुत सारी सूची पढ़ाए हैं आपको। तो इसमें वो सब पाया जाता, अधिकतर नहीं, सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, कुछ छूट जाते हैं ना। सभी अंग नहीं पाए जाते। किसमें बात हो रही है? प्रोकैरियोटिक की बात हो रही है। इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहा जाता है। तो बोलेगा प्रारंभिक कोशिका किसे कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक को। किसे कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक को प्रारंभिक कोशिका कहा जाता है। इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, और हम लोग में केंद्रक झिल्ली होती है। पढ़ाए ना आप लोग को है? इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। यह वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। इसका वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। वास्तविक तो रियल केंद्रक नहीं होता है। और हम लोग क्या होता है? रियल होता है। याद रखिएगा, इसमें कोशिका झिल्ली नहीं होती है, इसमें वास्तविक केंद्रक नहीं होती है।
तो काम कैसे करती है, सवाल ये भी उठता है, बता रहे हैं हम। इसमें राइबोसोम कितना पाया जाता है, राइबोसोम 70S। 70S का मतलब हुआ इसमें ऊर्जा की, इसको ऊर्जा बहुत न के बराबर चाहिए, ऊर्जा इसको, हम लोग ऊर्जा ज़्यादा चाहिए, इन लोग ऊर्जा न के बराबर चाहिए। 70S या जीवाणुओं में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, जीवाणुओं में। इसकी ऊर्जा कम जरूर पड़ती है। हमारे शरीर में आने के बाद, जैसे कोरोना हो भी जल्दी में आया था, हमारे शरीर में आने के बाद वो क्या ऊर्जा उसकी बढ़ जाती थी। पहली बात उसको वास्तविक केंद्रक नहीं था, हमारे आने शरीर में प्रवेश करने के बाद कोई जीवाणु उसका, तब वो क्या करती है, विकास करना शुरू कर देती है। और जैसे जैसे ज़्यादा शरीर विकास करती है, हम लोग धीरे क्या होते हैं, कमजोर हो जाते हैं, सर्दी बुखार, जैसे वो बढ़ेगा उसका विकास शरीर में ज़्यादा होगा, फोटोकॉपी कर लेगा अपना, संख्या ज़्यादा शरीर में बढ़ेगी, तो हम लोग क्या करेगी, और इन्हें को क्षति पहुँचाएगी। तो हम लोग क्या, धीरे धीरे शरीर सुस्त होता है, बुखार लग जाता है, होता ना, कमजोर हो जाते हैं, फिर डॉक्टर पर जाते हैं, इलाज होता है। 70 किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में। किसमें आता है, प्रोकैरियोटिक। 70 इसका मतलब ऊर्जा इसकी बहुत कम की जरूरत पड़ती है इसको, बहुत कम, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इसमें तो होता नहीं है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। इसमें केवल क्रोमोसोम पाया जाता है, क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम इसमें होता है। इसमें कोशिका विभाजन, विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कोशिका जो विभाजन होता है किसके द्वारा, या तो विखंडन द्वारा या तो फिर मुकुलन द्वारा। इसमें गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपरद्वीजलिका नहीं होती है। पहले ही बोलिए आपको क्या क्या नहीं होती है, गोल्जी काय नहीं होती है। और गोल्जी काय क्या करता है, आपको अच्छी तरह समझा दिए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी का निर्माण करता है। अब इसमें जब एटीपी बनता, सोचिए इसको ऊर्जा मिलता, तो बरी से बरी क्या बनता, अंतःकणिक क्रोमोसोम बन जाता बहुत ज़्यादा। उस शरीर में आने के बाद क्या करता है, देखते हो कोई बीमारी जब फैलता है, एक से दूसरे कोई बीमारी जब फैलता है, कोई बीमारी में फैलता है, देखते हो कि एक से दूसरे ज़्यादा फैला था, कोरोना भी आया था से, उसमें क्या होता था, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था। हमारे आने के बाद हमारे शरीर में क्या है, एटीपी है, माइटोकॉन्ड्रिया है। आने के बाद हम शरीर में क्या करता है, उसका विकास हो रहा था बहुत ज़्यादा, एक से दूसरे में फैल रहा था, दूसरा तीसरा में फैल रहा था। तो हमारा शरीर में आने के बाद जीवाणु क्या करती है, विकास करती है। अगर बहरी उसको, अगर माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाता तो बहरी से बहरी बनाने लगा, एनर्जी मिल जाता उसको, तो बहरी से बहरी क्या बनाने लगता, और ज़्यादा बीमारियाँ ज़्यादा फैलती। ऐसा होता ना है। तो हमारे शरीर पर करने के बाद क्या करती है, वो विकास करना शुरू करती है, और हम लोग मतलब ज़्यादा बीमारियाँ ऐसी फैलती है ऑलरेडी। तो इसमें क्या क्या नहीं होता है, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपरद्वीजलिका ये सब पाई जाती नहीं है। इसमें जीवाणु की बात हो रही है ना, जिसको हम नंगी आंखों से देख सकते नहीं है, बहुत छोटा न के बराबर होता है। अब कोरोना आया था, दीदी पढ़ाते हैं ना, उसमें और ज़्यादा लगता है। अब कोरोना हम लोग दिखता था आँख से, जीवाणु था दिखता था हम लोग को, नहीं दिखता, बहुत छोटा होता है एकदम, जीवाणु बहुत छोटे होते हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया। क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम आपको चर्चा कर चुके हैं, जो भी से पढ़ रहे सब चीज़ पहले पढ़ चुके हैं। नहीं होता है, अभी रहता तो क्या करता, इसके बारे में हम पढ़ा दिए आप लोग को हैं। अगर इसमें रहता है जीवाणु में तो बहुत विकास इन लोग करता, और विकास का तो हम लोग क्या पहुँचता, नुकसान। अब देखो इसको क्या कहते हैं, ये प्रयोग करने क्या है, चित्र है, क्या है, चित्र है। देखिए इसको न्यूक्लियोटाइड डीएनए कहते हैं। इसको पोछिया दिख रहे हैं आपको, पोछ क्या बोलते हो, फ्लैजिलम ना, इसी से चलता है। अब एनर्जी तो उसके पास है नहीं, इसी से ही मदद से चलता है, घूमता है। और ये डंठल जो दिया है इसको क्या होते हैं, पेलिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पेलिस कहते हैं। जो दिख रहा है ना आपको, पेलिस कहते हैं। उसके मतलब क्या करता है, ये चलता है, गति करता है, इसको बोलते हैं, गति करता है, पूछिए के माध्यम से और इसके माध्यम से। ज़्यादा इसमें तो कुछ होता देख रहे हैं, खाली दिख रहा है आप लोगों को। और हम लोग क्या था, पूरा भरा भरा हुआ था, दिखाया था आप लोग को ना। हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा खाली है, क्योंकि सब सवाल सब इसमें अवेलेबल नहीं ना है। माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं है, गोल्जी का है ही नहीं है, लाइसोम है ही नहीं है, ये सब पूरा ये सब में पाया जाता नहीं है, इसलिए खाली दिख रहा है आपको है। ये गति किससे करता है,
तो फ्लैजिलम और फिर से पेली से करता है ना, इसे गति करता है। सबके बारे में चर्चा हमने कर दिया है। कैप्सल, सेल वाल, जो सेल वाल होता है लेकिन झिल्ली नहीं होता इसमें, झिल्ली नहीं होता है, सेल वाल होता है, मतलब कोशिका भित्ति होती है। तो दिक्कत इसमें नहीं ना, हम लोग से भिन्न है कि नहीं दिख रहा है इसमें? अरे हम लोग से अलग है ना ये जंतुओं से। अब कैसे है देखते हैं इसको। अब इसको दूसरा है यूकैरियोटिक। क्या है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक यह पूरी तरह से विकसित है। क्या है ये? वो अविकसित था। प्रोकैरियोटिक क्या था? अविकसित। ये क्या है? विकसित। वो क्या था? अविकसित। ये क्या है? विकसित। उसको प्रारंभिक क्या कहते हैं? प्रारंभिक क्या बोलते हैं उसको? प्रारंभिक। अभी पढ़ा है ना रे? हाँ, प्रारंभिक कोशिका कहते हैं। इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इसमें पढ़े हम लोग हैं, कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इसमें देखो, उसमें 70H था, इसमें कितना है? 80H। तो ऊर्जा क्या ज़्यादा जरूरत है? ऊर्जा क्या है हम लोग को? ज़्यादा जरूरत है। तो इसमें कितना पाया जाएगा? 80H। कितना? 80H। उसमें 70H। तो पूछेगा यूकैरियोटिक में कितना राइबोसोम पाया जाता है? 70, 80। यूकैरियोटिक में 80 और प्रोकैरियोटिक में 70H। पादप कोशिका का आकार चौकोर होता है। पादप कोशिका में कैसा होता है? चौकोर। कैसा होता है? चौकोर। इसके अंदर का सबसे बड़ा अंगक कौन होता है? प्लास्टिड। क्या होता है? प्लास्टिड। किसका बात हो रहा है? पादप की। किसकी बात हो रहा है? पादप की। पादप कोशिका के का आकार चौकोर होता है। इसके अंदर सबसे बड़ा अंगक क्या होता है? प्लास्टिड होता है। क्या होता है? प्लास्टिड। पादप कोशिका की राजधानी कैसी होती है? बड़ी होती है। राजधानी इसलिए बड़ी होती है कि उसमें पानी की मात्रा क्या चाहिए उसको? ज़्यादा। इसलिए राजधानी क्या होती है उसकी? बड़ी। हम लोग पानी की मात्रा कम चाहिए, हम लोग में कम नहीं चाहिए जी पादप की अपेक्षा। ध्यान सुनो पहले, उसके बाद बोलो। पादप कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है, सबको पता है। पादप में क्लोरोफिल पाया जाता है। जंतु कोशिकाएं कैसी होती है? गोल होती है। इसके अंदर सबसे बड़ा अंगक, पादप में सबसे बड़ा अंगक प्लास्टिड, और जंतु में सबसे बड़ा अंगक केंद्रक। याद रहेगा ना? पादप में सबसे बड़ा अंगक प्लास्टिड और जंतु कोशिका के अंदर सबसे बड़ा अंगक केंद्रक। इसमें कोशिका विभाजन माइटोसिस या मियोसिस, माइटोसिस या मियोसिस, माइटोसिस या मियोसिस द्वारा होता है। समझ रहा है ना? देखिए इस तरह का होता है। इसको पढ़ाया आप लोगों को मैं। ये क्या है? क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? नहीं पहचाने आप लोग? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? गोल्जी। क्या है? क्या जमाना है तुम लोग रे, समझ नहीं आ रहा। ये क्या है? ये क्या है? पढ़ा था चिकनी अंतःपरिजल का और खुरदरी अंतःपरिजल का, ऐसे ना था ना? चिकनी और खुरदरी पढ़ाया था ना? कहाँ पढ़ाया? आपको कुछ बता ही नहीं रहे हैं तो कहाँ मजा आएगा? बहुत सारे देखो, पूरा भरा हुआ कि नहीं भरा हुआ? ये वो भरा हुआ था? नहीं था, खाली था वो। तो खत्म हो गया आप लोग का चैप्टर 9 का। और कुछ इसमें बचा हुआ है क्या? आवाज नहीं कीजिएगा, फिर बड़ी से देखिए। अभी क्रोमोसोम पढ़ाए हम लोग, पढ़े ना? उसी हम अब तो देखिए हंस कह रही है, हंसो नहीं। एक समान कोशिका के केंद्रक में क्रोमोसोम किस रूप में दिखाई देते हैं? क्या हंसते हैं? है ऑप्शन नंबर सी। मजाक नहीं।
नहीं नहीं, आप लोग पढ़िए। कोशिका क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बी ऑप्शन। क्रोमोसोम किस पदार्थ से बने होते हैं? ऑप्शन नंबर सी। प्रत्येक कोशिका क्रोमोसोम में क्रोमोटिड की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 2। सेंट्रोमियर का मुख्य काम क्या है? क्रोमोटिड को जोड़कर रखना। मेटाफेज अवस्था में क्रोमोसोम किस पर रूप में दिखाई देते हैं? लाइक नहीं करो। सबसे छोटे और मोटे। जीव किस पर स्थित होते हैं? डीएनए पर। किस पर होते हैं? डीएनए पर। गुणों की वंशागति का आधार क्या है? जीन। साउंड थोड़ा कम बोलिए आप लोग। मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। ड्रोसोफिलिया में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? बी 8। डीएनए और आरएनए के टॉपिक से देखिए। डीएनए का पूरा नाम? ऑप्शन नंबर सी। डीएनए कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? इसमें आंसर दिख रहा था ना। डीएनए की संरचना कैसी होती है? डबल बॉन्ड। डीएनए के एक पूर्ण चक्कर में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? डीएनए के एक टर्म की लंबाई कितनी होती है? टर्म होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी। डीएनए में एडेनाइन और थायोमीन के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? बी 2। 3 इसका होता है। डीएनए हम बोल दी पहले इसका। डीएनए में गाइनिन और साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? आरएनए की संरचना कैसी होती है? आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? हैं? नहीं, डी रिबोस। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजन बेस होता है? डी ना, उरिसिल। आरएनए कितने भाग होते हैं? 3। कौन कौन? एम आर टी। एमआरएनए का मुख्य काम क्या है? ऑप्शन नंबर सी। जेनेटिक मैसेज को राइबोसोम तक पहुंचाना। टीआरएनए का काम क्या है? ठीक तो है। नहीं रहा है। हवा हैंडवाश चल रहा है। बगल फिर बी। आरएनए कितने आर आरएनए कितने किससे संबंधित होते हैं? डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
अब देखो लास्ट टॉपिक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से। केंद्र की रचना के आधार पर कोशिकाएं कितने भाग होते हैं? 2 प्रकार के। जिस कोशिका में स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, चाहे क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा कोशिका का अंग अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है? जीवाणु। यूकैरियोटिक कोशिका के सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? विकसित केंद्रक की उपस्थिति। यूकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिका का अंग कौन सा है? रिक्तिका। क्लोरोफिल किस कोशिका में पाया जाता है? पादप कोशिका में। यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? माइटोसिस या मियोसिस। लास्ट खत्म हो गया आपका है। एक बार शहरी है, मिस्टेक हो गया जी, अब पढ़िए। कोशिकाओं से जीवन की पहचान होती है, मेहनत से हर मुश्किल आसान होती है, जो समझ ले बायोलॉजी का हर राज उसकी सोच में ही नई उड़ान होती है। तो सोच लो, समझ लो, उड़ जाएगा तो नहीं। ठीक ना, खत्म हो गया पूरी चैप्टर पूरा। बच गया लघु कौन प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न बच गया, एगो दीर्घ बच गया, और एगो क्या बच गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच गया। जो हम सेल का देखिए, सेल का ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, फिर से एक बार दिखा दे रहे हैं हमें। अब कहीं अब गलत कहीं नहीं होगा, उसका सब कुछ दिख रहा है। ठीक तो है, छुट्टी रहा कुछ ना। ठीक, सारा पूरा उसमें देख लीजिए। आप ही टॉपिक है पूरा। ठीक है, 31 हुआ, लिखते जाइए आप लोग, लिखिएगा अभी, लिखो। क्या कुछ छूटना नहीं चाहिए कोई टॉपिक से, और थोड़े अपना स्तर से कम नहीं है को है। ठीक है ना। अगर लिख रहिएगा, सारा इसमें लिखवा ही दिए हैं लगभग। एटी एट था ना, 99, 99।
हो गया 100, ये हो गया 100। ऑब्जेक्टिव लगभग के को है 100, लगभग का 100 है, ये है ठीक ना। कितना याद करिएगा, इसी का 50 का टेस्ट रहेगा। 100 को लिखवाएं, 50 का टेस्ट रहेगा। और एक शायरी है, देख लीजिए, उसके बाद लघु में चलेंगे। तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से न घबरा मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही क्या अकेला फूल मुस्कुराता है। और उस फूल के लिए हम जान दे देते हैं। लड़की बताओ कूद जाती है, फूल गुलाब को देखेगी तो तुरंत कूद जाएगी, हाथ को छील उछालेगी। पता नहीं वो फूल से कितना प्यार करते हैं। किताब से उतना प्यार कर तो फायदा करेगा। मंजिल यूं नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछी चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वह बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। अभी से पढ़िए, फायदा करेगा जो हमने लिख के दिया आपको कंटेंट। अब देखिए लघु प्रश्न देख लीजिए। पहला सवाल, निम्नलिखित में से प्रमुख 2 कार्य बताएं। 2 कार्य, राइबोसोम को 2 कार्य पढ़ाए आप लोग हैं, राइबोसोम के कार्य बताना है, 2 लिखना है। निम्नलिखित के प्रमुख 2 कार्य बताना है। 2 को इसका, 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 सबका 2 को बताना है। बता दोगे ना, पढ़ाना है पूरा, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना होगा। फिर सवाल इसको देखिए दूसरा, किस प्रकार की कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। अभी जस्ट पढ़ाए थे, पूरा पढ़ा लोगे ना सर। इसको कहा जाता है, किस प्रकार की कोशिका को कहा जाता है, किस प्रकार की कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है? पादप कोशिका को और जंतु कोशिका में अंतर लिख लो आराम से। यदि गोल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर गोल्जी का न रहेगा तो हमारी कोशिकाओं में क्या प्रभाव पड़ेगा उसका? ये हैवी की तो उससे कही क्या करेगी, सादा बैठते हैं साथ ठीक तो है, छोड़ दो ठीक। तो हिलिए मत सर, आराम से बैठिए ना, पैरवा नीचे आराम से पैर आगे रखो, झूम जाएगा पीछे के तरफ। मान जाएगा सवाल ना, कोशिका के किस अंग को बिलीगर कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहते हैं, क्यों लग गया तो आंसर देना पड़ेगा। क्यों लग गया तो आपको रीजन देना पड़ेगा ना। खाली पूछता कि बिलीगर किसे कहते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया, काम खत्म। लेकिन पूछ क्या रहा है क्यों, अगर माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं तो क्यों कहते हैं बताना आपको है। एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं? लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के पढ़ाए थे आप लोग वहां। केंद्रक झिल्ली में पाए जाने वाले छिद्र का क्या कार्य है? जिनको अनुवंशिक इकाई क्यों कहते हैं? जस्ट बताया तुरंत आज। विसरण तथा परासरण में क्या अंतर है? जीवों के पदार्थ के परिवहन की क्या आवश्यकता है? क्रोमोसोम तथा क्रोमैटिड में क्या अंतर है? क्रोमोसोम के भाग है। यूकैरियोटिक कोशिका में के मुख्य लक्षण बताएं, बता दीजिएगा आराम से। वायरसों में सजीव का लक्षण क्यों नहीं पाया जाता है? तो 20 पाया जाता है, बताया ना भैया हम। 15वां सवाल जो है इसका, 15वां सवाल क्या है? चिकनी अंतःप्रदेश जलगा तथा खुरदरी अंतःप्रदेश जलगा में अंतर बताएं। लिख दीजिएगा, लिखा हुआ तो ऑलरेडी है, दोनों को कॉलम बनाकर। अंतर कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखा आता है ना अंतर, इस तरह का NER NASR इन पढ़ाए थे, स्मूथ और तरफ लिख कर बना दीजिएगा आराम से, तो दिक्कत। अब आते हैं किसमें? दीर्घ में। किसमें आते हैं? दीर्घ उदरी प्रश्न में। पहला सवाल क्या कह रहा है इसका? एक यूकैरियोटिक पादप कोशिका का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी एवं नामांकित आरेखित चित्र बनाइए। आप बना लोगे? देखो ध्यान से, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में दिखाई देने वाली एक जंतु कोशिका का नामांकन क्या बनाना है? चित्र बनाना है। माइटोकॉन्ड्रिया की रचना एवं कार्य का संक्षिप्त वर्णन करना है। बना लोगे आराम से। माइटोकॉन्ड्रिया की रचना करना है और रचना के साथ क्या बताना, उसका कार्य बताना है। यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक में अंतर लिख लोगे, लिखा हो तो ऑलरेडी कर देना, बात खत्म हो जाएगा।
क्रोमोसोम की रचना को सचित्र वर्णन करें। क्रोमोसोम बनाना आपको है, जो अभी डायग्राम बताए थे आप लोग को, तो छापना आपको खाली। केंद्रक का क्या कार्य है बताए हैं, चित्र सहित इसकी रचना करना है, उल्लेख करना है। 5वां सवाल है ना दीर्घ मैथ। केंद्रक बनाना है और केंद्र बना के उसका क्या है, सहित, चित्र सहित इसकी रचना का क्या करना है, उल्लेख करना है। कोशिका झिल्ली पदार्थों के परिवहन में किस प्रकार के अपनी भूमिका अदा करती है। अल्प अल्प पराशरी, सम पराशरी तथा अति पराशरी विलयों में किसी जीवित कोशिका को बारी बारी से डाली जाती है तो कोशिकाएं पर क्या प्रभाव पड़ता है या पड़ेगा, इसको बताना आपको। और लास्ट को सवाल आपका है किताब का, ये भारतीय भवन बुक का चल रहा है ना, एनसीईआरटी है जिसमें दोनों। कोशिका के नामांकित चित्र से विभिन्न नामों के लिए नामों को दिए तालिका में सही उत्तर लिखें। देखिए आप, ये पढ़ाया आप लोगों को है, पैन है इस पर, आपका किताब से चित्र है ही, और वहाँ पर इसका सही आंसर यहाँ पर देना, किताब में अवेलेबल है, उसको बना लीजिएगा आराम से। कुछ हम बना कर दिखा दिए हैं। केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं उसको लिखना है, केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। लिस्ट बना दी यहाँ पर है इस कॉलम में, और बनाकर आपको, जैसे ये आपका चित्र हो गया ना, दोनों में किस में पाया जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया दोनों पाया जाता है, पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में। पादप में पाया जाता है, जंतु में पाया जाता है, पादप में पाया जाता है, और केवल पादप पाया जाता है। कौन कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है, केवल पादप में। कोई जंतु में पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। बता लोगे ना, 3 कॉलम बनाया हुआ है, यहाँ पादप कोशिका, यहाँ जंतु कोशिका, यहाँ पादप और जंतु दोनों है, तो दोनों में पाया जाता है। कौन कोशिका झिल्ली दोनों पाया जाता है, तो कोशिका झिल्ली इसमें आ जाएगा। इसमें केवल इसमें होता है, कल इसमें कोशिका भित्ति होता है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होता जंतु में। तो दोनों में जो मिलेगा उसको इसमें लिखना, और जो खाली एक में मिलेगा उसको इसमें लिखना, और जो पादप मिलेगा उसको इसमें लिखना। 3 कॉलम बना कर लिखना है, और चित्र रूप का आपको अवेलेबल दिया हुआ है। जैसे केंद्रक दोनों पाया जाता है।